तो राम धर्म बता दो कि तुम रीजन कर डाल दो बोला कि रहूंगा क्यों बैठ बैठा रीजन को ने तो लगे कि बैठा है को गड़ जाए यदि ऊपर बाकी को बैठ जाते जोर बोलो भारत माता की वही बात तो नहीं समझ में पहली बारी जय बोले तो मरने के थोड़ा थोड़ा बैठ बैठ ली धीरे राम जी दो हाथ दिया है वे दोनों खड़ा करो जिन्हें एक दिया को एक ही खड़ा कर दो दोनों हाथ दिया तो दोनों हाथ खड़ा करो एक बार ऊपर करो हाथ ऊंचा करो मुट्ठी बंद करो और बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित राजस्थान में परिवर्तन के संकल्प को लेकर इस यात्रा के स्वागत में आयोजित इस सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अलवर के सांसद जिन्होंने अभी प्रचंड आवाज में हम सबको वर्तमान कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया, ऐसे बाबा बालकनाथ जी मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नागौर के पूर्व सांसद आदरणीय CR चौधरी साहब, मंच पर उपस्थित नागौर की पूर्व सांसद आदरणीय ज्योति मेधा साहिबा, मंच पर उपस्थित राज्यसभा के सांसद और यात्रा के संयोजक आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, विधायक आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जगदीप छाबा साहब, प्रभारी अशोक सैनी जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ऑडिट साहब, जितेंद्र सिंह जी सावरा साहब, नंद किशोर जी ढाका साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश मोदी साहब, आदरणीय श्याम प्रताप सिंह रुआ, सरपंच साहिबा ममता कंवर जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय शबीर खान साहब, युवा मोर्चा के मेरे प्यारे भाई अध्यक्ष गिरिराज पारिक जी, इस देवतुल्य सभा में मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेखा रामदेव जी से लेकर के रामा किशन जी तक सारे लोग जितने लोग यहाँ बैठे, मैं अगर सबका नाम लूंगा मुझे लगता है बरसती हुई बरसात में बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आप सबका जो इस देवतुल्य सभा में बरसती हुई बरसात में भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ उपस्थित रहे, इतनी तेज बरसात होने के बावजूद भी आप सब लोग डटे रहे और बरसती हुई बारिश में आप लोग ये बात सुनने के लिए यहाँ बैठे। मैं आप सबके श्री चरणों में अपना शीश नमन करके अपना सिर रख करके प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ। ये तो आपका यहाँ बैठे रहना, इतनी तेज बरसात होने के बावजूद भी रात में इतनी देर तक यहाँ डटे रहना और बरसती हुई बारिश की बूंदों के बीच में भी यहाँ खड़े रहना इस बात का परिचय है कि राजस्थान की जनता ने परिवर्तन का मानस बना दिया। मुझे इस यात्रा के साथ में और यात्रा की तैयारी के निमित्त में पिछले 1 महीने में राजस्थान भर के लगभग सब जिलों में जाने का प्रवास सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला और मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस यात्रा के साथ में भी मैं जैसलमेर से रवाना होकर के आज जब यात्रा यहाँ पहुंची है तो मैं इस 13 दिन में से लगभग 9 दिन इस यात्रा के साथ में रहा हूं। जैसलमेर से लेकर के बाड़मेर से लेकर के जालौर से लेकर के सिरोही से लेकर के पाली से लेकर के अजमेर से लेकर के नागौर पहुंचने तक और बाकी तीनों यात्राएं भी राजस्थान के कोने कोने में चल रही है।
जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, लोग उलट करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए और बदलाव के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए सामने आ रहे हैं। इनके राजस्थान में दो तो है, बाकी तो नहीं आता। हम समस्या में, हम कष्ट में। पिछली बार जो चूक हुई उसके चलते हुए राजस्थान में जिस तरह बदहाली का राज आया, राजस्थान को जिस तरह से भ्रष्टाचार करके लूटा गया, हर काम में भ्रष्टाचार। मैंने ऐसे ही वहां पूछ लिया सभा में कि भाई आपके यहाँ भ्रष्टाचार के क्या हाल है। सिरोही की सभा में हजारों लोग उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर डबल टैक्स चल रहा है, विधायक जी भी लगे हुए, विधायक जी के पुत्र भी लगे हुए। मैं कल रात को परवरसर में था, वहां मैंने सभा में पूछा, हजारों लोगों की उपस्थिति थी और मुझे कहा गया कि यहाँ काका भतीजा टैक्स चल रहा है। तो डीवाना तो मैं आते ही रहूँ, मैंने कहा नगर पालिका उनका ही आ रहे थे, पता नहीं तो घोटाले और वो भी मैंने कहा है। यहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम राजस्थान में, हर गांव में भ्रष्टाचार, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा और गरीब जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य के लिए नियोजित पैसा। एक तरफ मोदी जी की सरकार पूर्ण ईमानदारी के साथ में काम करती, सीधा प्रत्यक्ष रूप से लोगों तक लाभ पहुंच चुके, इसके लिए डिजिटाइजेशन की क्रांति करती है। और दूसरी तरफ ये सरकार माइनिंग में भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, रोड बनाने में भ्रष्टाचार, पट्टे देने में भ्रष्टाचार, थाने में मुकदमे पर कार्रवाई कराने में भ्रष्टाचार, ऊपर जाओ तो पटवारी के पास भ्रष्टाचार, और उससे ऊपर लेकर के सब जगह तक जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है। तो अभी हमने कल्पना की थी कि राजस्थान के सचिवालय के पास स्थित योजना भवन की एक अलमारी में अधिकारी पहुंचेंगे और ताला तोड़ेंगे तो उसमें से लगभग 1 किलो से ज्यादा सोना और 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी रोज ये कहते थे कि चुनाव में होता है ना ईडी और सीबीआई रहती है। आपने केस रजिस्टर किया, ईडी ने उसकी जांच करना प्रारंभ की। उस डीओआईटी के घोटाले में अब तक 12 किलो 500 ग्राम से ज्यादा सोना जब्त हो चुका है। 12 किलो 500 ग्राम। गरीब आदमी के बेटे को पार्ले जी का बिस्कुट नहीं मिलता और इन भ्रष्टाचारियों के घर से बिस्कुट जो है सोने के बिस्कुट निकलते हैं। गरीब आदमी आज इस तरह का भ्रष्टाचार राजस्थान में उसके चलते हुए, जिस तरह से बजरी का माफिया काम कर रहा है उसके चलते हुए राजस्थान में लोग, गरीब आदमी अपना घर बनाने के लिए ईंट नहीं खरीद सकता और इन भ्रष्टाचारी नेताओं और कर्मचारियों के घर से सोने की ईंटें निकलती। राजस्थान को भ्रष्टाचार की राजधानी बनाने का पाप करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी आप लोगों ने की है कि नहीं? आप लोग तैयार है कि नहीं है? राजस्थान को किस तरह से इस अशोक गहलोत सरकार ने अपराध की राजधानी बनाकर खड़ा किया। मैं डीवाना की इस पवित्र धरती पर खड़ा होकर के बात कर रहा हूं। आज से 10-15 दिन पहले आप किस तरह के हालात थे? डीवाना कहीं आप ही के पड़ोस में थोड़ा कोई 1-8 किलोमीटर के चक्कर में खाना इधर का उधर हो गया, दलित युवकों की निर्ममता के साथ में गाड़ियां से रौंद करके हत्या की गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उनके शरीर के, और परिवार के लोग 8 दिन तक सड़क पर बैठ करके संघर्ष कर रहे। उनका क्या दोष था? वो गरीब सिर्फ इसलिए मार दिए गए कि 2 गैंगस्टर्स या गैंग चलाने वाले लोगों का एक दूसरे के मुल्क में मुखबिर होने का उनके ऊपर अंदेशा है। ऐसी राजस्थान में कितनी घटनाएं, 7,000 के निर्दोष लोगों की हत्याएं राजस्थान में पिछले 4.5 साल में हुई। 20,000 महिलाओं के साथ अपमान राजस्थान में हुआ। 19
रेप के मुकदमे राजस्थान में एवरेज प्रतिदिन पिछले पौने 5 साल में दर्ज हुए। जब रेप के मुकदमे शुरुआत में दर्ज होना शुरू हुए, मुख्यमंत्री जी से दिल्ली के अखबार वालों ने पूछा, मुख्यमंत्री जी राजस्थान में ज्यादा रेप के मुकदमे क्यों दर्ज हो रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ 56% मुकदमे फर्जी दर्ज होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, फर्जी दर्ज हो तो आपने क्या कार्रवाई की, क्यों कार्रवाई नहीं की? उसके बाद में भी रेप के मुकदमे नहीं दबे। मुख्यमंत्री जी फिर 3-4 महीने बाद में दिल्ली गए, बाद में तो जाना बंद हो गया था, पट्टे बांधने पड़े पाँव। 3-4 महीने बाद में फिर गए, मुख्यमंत्री जी को फिर पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ रेप की ज्यादा घटनाएं क्यों हो रही है? तो उन्होंने कहा कि हम केस ज्यादा रजिस्टर करते हैं इसलिए रेप ज्यादा होता है। मैं पूछना चाहते हैं हरियाणा साहब खड़े सामने पीछे मत हुआ भाई, आप फर्जी मुकदमे दर्ज करते हो क्या? बिना केस के मुकदमे दर्ज होता है क्या? बिना केस के मुकदमा दर्ज हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह की काली पोधा जो है वो सिस्टम पर बोलने का पाप किया, और उसके बाद में फिर भी मुकदमे होते रहे। अलवर में घटनाओं का अंबार लग गया, भरतपुर में घटनाओं का अंबार लग गया, बाड़मेर में घटना हुई। अलवर में गैंगरेप को एक पति के सामने 5 दलितों ने एक पति को पति की आंखों के सामने उसके साथ वैश्यवन किया। फिर मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में रिश्तेदार ज्यादा इस तरह की घटनाएं करने लगे, इसलिए राजस्थान में रेप ज्यादा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मानो राजस्थान में मंदिर मेरे का रिश्ता करने किसी के साथ बना की करना फिर हमारे बरात नहीं कर, उसके सम्मान की चिंता करते नहीं करते। सागी बहन के बराबर भी लोग जो है मान सम्मान रखा नहीं रखा। जिस प्रदेश के लोग एक राखी की अहमियत को समझते हैं, उस प्रदेश के रिश्तों को काल के मुंह पर काली तोड़ने का काम जो है ये अशोक गहलोत साहब ने। उसके बाद भी बलात्कार के मुकदमे नहीं रुके, निरंतर बलात्कार की घटना होती रही। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछा, ये घटना हुई है लगातार 7 दिन में 3 घटनाएं हुई है, जिनमें गैंगरेप के बाद में छोटी बच्ची का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई है। ऐसी घटनाएं राजस्थान में क्यों हो रही है? तो उन्होंने कहा कि ये पोक्सो का कठोर कानून बन गया, इसलिए डर के हमारे लोग जो है बच्चों को मार देते हैं रेप करने के बाद। और थोड़े दिन बाद में कहा कि हम राजस्थान में कठोर कानून बनाएंगे। उसके बाद में भी रेप की घटना नहीं बेटी। ये जोगेश्वर जी बैठे हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के सचेतक हैं। इनके नेतृत्व में एलओपी ने प्रश्न पूछा, नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्न पूछा, और उस प्रश्न का जवाब देते हुए राजस्थान सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री, राजस्थान सरकार के सबसे उम्रदराज मंत्री, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के सबसे अनुभवी मंत्री और राजस्थान सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री, ताकतवर तो है भैया, अशोक गहलोत जी की सरकार बचाने के लिए आलाकमान से बैठी भिड़ा ली। उस शांति धारीवाल ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के एक पाप किया, उनको पाप, क्योंकि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिस राजस्थान के मर्दों ने भारत में सनातन संस्कृति पर होने वाले हर हमले को अपने भुजाओं की ताकत से हरा करके आने वाली हर ताकत का मुंह मोड़ करके वापस भेजने का काम किया। अपनी पीढ़ी को कुर्बान करके मर्दानगी का परिचय देते हुए इस सनातन संस्कृति को बचाने का काम किया। इस राजस्थान के मर्दानगी को ललकारते हुए उस बेशर्म मंत्री ने मन वहां विधानसभा के पवित्र मंदिर में खड़े होकर के कहा कि राजस्थान में रेप के मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और मित्र जब वो बोल रहा था, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग वीडियो निकाल करके देखिए, आपको घृणा हो जाएगी इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। वो जब पीछे घूम करके हंसते हंसते बोल रहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, पीछे कांग्रेस पार्टी के नेता बैठ करके हिजड़ों की तरह तालियां बजा रहे थे। ऐसे नपुंसक लोग जिन्होंने राजस्थान की बहु बेटियों की इज्जत को नल को बचाने के बजाय मर्दानगी को ललकारने का काम किया, उनका हिसाब किताब बराबर करना है कि नहीं कर रहे? उनका हिसाब किताब बराबर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? हमको संकल्प लेकर के उनका हिसाब किताब बराबर करना।
मित्रों, राजस्थान को जिस तरह से अपराध की राजधानी बनाया, उसी तरह से सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जिस तरह से राजस्थान को इन्होंने पीछे धकेलने का काम किया। वसुंधरा जी का राज था, उस 5 साल में राजस्थान ने जिस तरह से चाहे मकान बना लो, चाहे गैस का चूल्हा दे लो, चाहे बिजली का कनेक्शन दे लो, चाहे मोदी जी की योजना के अनुरूप घर घर में खाता खुलवा लो, चाहे ग्राम सड़क योजना बना लो, राजस्थान देश में पहले या दूसरे नंबर पर होता है। शौचालय बनाने की बात की तो राजस्थान देश में 11 करोड़ शौचालय बन रहे थे, राजस्थान ने लगभग 1 करोड़ शौचालय बना करके राजस्थान पहले पायदान पर गया। लेकिन आज का हालात है, जल जीवन मिशन की बात अभी आदरणीय बालकनाथ जी और आदरणीय सीआर चौधरी साहब ने की। आपका आशीर्वाद तो मेरे कलम में ताकत की। मैंने इस तरह से नियम बनाए कि मोदी जी का सपना 2024 तक घर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए। राजस्थान को सबसे ज्यादा पैसा मिला। मैं जब तक मैंने देखा था राजस्थान में मेरी माताओं बहनों का डर, मैं जैसलमेर में जन्मा हूं, मैंने देखा है किस तरह से 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर से मेरी माताएं सर पे मटका रख करके पानी लाने के लिए मजबूर हो। किस तरह से मेरी माताओं बहनों को ये जानते हुए भी कि मैं जो तालाब से पानी भर करके ला रही हूँ उस पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है, मेरे बेटे को, मेरे कलेजे के टुकड़े को पिलाऊंगी, मेरे सुहाग को, मेरे पति को पिलाऊंगी, मेरे सास ससुर को, मेरे माँ बाप को पिलाऊंगे। उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अपंगता आ जाएगी, हड्डियां मुड़ जाएंगी, दांत कीड़े पड़ जाएंगे, जीवन भर की कमजोरी आ जाएगी। उस माँ का दर्द देखो, समझने की कोशिश करिए, फिर भी वो गिराने से क्योंकि उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं। मोदी जी का सपना था कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। जब मैं देश के आंकड़े देखता हूँ, जब हमने काम शुरू किया था 3 करोड़ घर तक केवल पानी नहीं आता था, 19 करोड़ 40 लाख घर में 16%, केवल 16%। इस 4 साल के कार्यकाल में कोविड के आपदा होने के बावजूद भी हमने उस 16% को बढ़ा करके 68% तक पहुंचाने का काम किया। 3 करोड़ से ले जाकर के 13 करोड़ से ज्यादा घरों तक पीने का पानी आज पहुंचता है। 10 करोड़ माताओं बहनों के घर से सर से मटके का बोझ उतारने का पुण्य मानिए मोदी जी को, आपकी कृपा से, आपके वोट की ताकत से मिला। लेकिन जब मैं राजस्थान के आंकड़े देखता हूँ, जिस राजस्थान में जब काम शुरू हुआ तो 12% था, बड़ी मुश्किल से 42 तक पहुंचे। सबसे ज्यादा पैसा देने के बावजूद भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार तो एक तरफ था, वो पाइपों में भ्रष्टाचार, टेंडर में भ्रष्टाचार, पाइप की खरीद में भ्रष्टाचार, लगाने में भ्रष्टाचार, लेकिन उसके अलावा भी इस सरकार के पास में वो मुफ्त का मोबाइल देने के लिए कचरा देश भर से खरीद करके, सारे आउटडेटेड मोबाइल खरीद करके देने के लिए 6000 करोड़ रुपए। लेकिन मेरी माताओं बहनों के सर पर से मटके का बोझ उतारने के लिए जो राज्य सरकार को मैचिंग ग्रांट देनी है उसका देने का पैसा नहीं है। इसके कारण से केवल 8000 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। 30,000 करोड़ मैंने दिए, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद से दिए। उस 30,000 करोड़ के सामने यहाँ 8,000 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाए। जितना खर्च किया उसमें भी अब तो मुझे लगता है कि नहीं किया तो अच्छा है, नहीं तो 8,000 करोड़ में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। अगर 30,000 पूरे कर देते तो मुझे लगता है कि अब की बात तो ये रिकॉर्ड बना देगा। लेकिन मैं आज आपको इस जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूँ कि 2024 के अंत का लक्ष्य मोदी जी ने रखा हुआ है। 2024 के अंत तक देश के हर घर में पीने का पानी पहुंचेगा। राजस्थान की एक भी मां को, एक भी बेटी को, मेरी एक भी दादी मां को घर से मटकी का मटकी उठा करके पानी लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गुणवत्ता का पानी, नहर का, नदी का पानी आपके घर तक पहुंचेगा। इसका मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में भरोसा देते हुए वचन कर देता हूं। लेकिन किस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने किया, राजस्थान को किस तरह के हालात में ला करके छोड़ दिया, युवाओं के साथ में किस तरह की खिलवाड़ की है, पेपर लीक का किस तरह का तांडव राजस्थान में हुआ है। राजस्थान को प्रगति के पथ पर वापस लाना है कि नहीं लाना? अगर लाना चाहते हैं तो हमको परिवर्तन के इस यज्ञ से निकलने वाले हर एक ज्वाला को इतना आगे बढ़ाना पड़ेगा कि वो एक ज्वालामुखी का रूप ले ले और उस ज्वालामुखी के एक धमाके के साथ में ये वर्तमान कांग्रेस सरकार उतर के खत्मात हो जाए। इस कांग्रेस पार्टी को, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे धर्म को ललकारा है। अब ये कवि की लाइन में पढ़ रहा था ज्योति जी कि कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती,
और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। अब की बात ये मारवाड़ में मैं कभी तो जाति मत वोट देना, कभी में कोई समाज नाम मत वोट देना, कभी चुनाव में गोत्र नाम मत वोट देना, कभी हमारे चुनाव आए तो रिश्तेदार नाम मत वोट देना, कभी एरिया नाम मत वोट देना, कभी कभी नागौर में तो अक्सर होता है, राजस्थान में नागौर में कभी कभी रणकाड़ी में वोट देना, कब के रणकाड़ी यूनिवर्सिटी वोट देना। लेकिन हम जब सही उद्देश्य के साथ में वोट देते हैं, आपने देश निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, उसका परिणाम आज आप सब देख रहे हो कि भारत की ताकत, भारत की धरती से लेकर के दुनिया के हर कोने से लेकर के आज अंतरिक्ष से होते हुए चांद तक भारत की ताकत दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अब की बार तो पिछले 4.5 साल में हमने बहुत भुगत लिया। अब की बार ये बदलाव करने के लिए मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ, क्योंकि अब की बार का चुनाव सामान्य सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, केवल सत्ता प्राप्त करने का या सत्ताओं में परिवर्तन करने का चुनाव नहीं है। अब की बार का चुनाव विशेष चुनाव है, और वो विशेष इसलिए है कि ये 2024 के मोदी जी के चुनाव से होकर ही होने वाला सेमीफाइनल, और सारी मोदी विरोधी ताकतें, जितनी मोदी जी को भगाने वाली, हराने के लिए कोशिश करने वाली ताकतें हैं, वो सारी की सारी ताकतें एक साथ इकट्ठी हो गई। देश में तो नहीं हुई, भारत की उसका एक ही उद्देश्य है कि इस मोदी को हटाओ, इस मोदी को भगाओ, और मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि देश को आगे बढ़ाओ और गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके उसका सम्मान बढ़ाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो मोदी जी को भगाने वाले हैं, जो मोदी जी को भगाने की कोशिश करने वाले हैं, जो मोदी जी के भगाने का सपना देखने वाले हैं, उनको आप भगाने दोगे क्या? मोदी जी को, उनको आप मोदी जी को हराने दोगे क्या? तो संकल्प की मुट्ठी बांध करके ये तय करो और पूरी ताकत के साथ में भारत माता की जय लगाओ, जय जयकार करो और बोलो भारत माता की। इसके आगे बढ़ करके ये जो घमंडिया गठबंधन बड़ा इंडी अलायंस, अपने कोई बोली वोट देवे, दीवारों काट देवे, बच्चों को लोन देवेंगे, उन्हीं बाजार में कोई पैंट देवे अध्यक्षों से, कोई उन्हीं पैंट देवे, कोई उनके साथ व्यापार व्यवहार करेंगे। ये अब की बार राजस्थान में, देश भारत में 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले एक साथ इकट्ठे हो। यूपीए नाम पर प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, क्योंकि देश की जनता ने यूपीए को 10 साल तक सरकार में रहने का मौका दिया था। देश हर मोर्चे पर विफल हुआ था, देश में नित्य प्रतिदिन आतंकवादी घटनाएं होती थी, देश के सैनिकों का सिर काट करके पाकिस्तान ले जाया जाता था, देश के सैनिकों को डंडे मार करके, डंडे पर लटका करके बांग्लादेश ले जाया जाता था, हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों पर हमला होता था, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होकर के फ्रेजाइल इकोनॉमी में पहुंच गई थी। इसलिए यूपीए की दुकान तो बंद हो गई थी, जनता का भरोसा और विश्वास खत्म हो गया। तो यूपीए वाले सारे घोटालेबाजों ने मिलकर के एक दारू का घोटालेबाज, एक जमीन का घोटालेबाज, एक चारे का घोटालेबाज, एक नौकरी का घोटालेबाज, सारे घोटालेबाज एक साथ इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक नया अलायंस बना दिया, इंडिया अलायंस। हम उस बहकावे में आ सकते हैं क्या? हम ऐसे का जो है नाम बदल करके, पोस्टर बदल करके आने वालों के चक्कर में आएंगे क्या? मैं इसीलिए आप सबसे निवेदन करने के लिए, और इस अलायंस के लोगों ने भी एक नया काम शुरू किया है। उन्होंने कहना शुरू किया कि हम सनातन को मिटा दें, इस सनातन को गाली दो, सनातन धर्म को मिटा करके समाप्त कर दो। मैं आज जीवन में एक बात पूछना चाहता हूँ, मंच पे बैठे और सामने बैठे, सनातन मिटेगा? सनातन कोई मिटा सकता है क्या? और कांग्रेस वालों से भी एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई सनातन को मिटाओगे, तुम सपने देखते हो, मिटा करके क्या लाओगे? हिंदुस्तान में क्या लाना चाहते? इस्लामीकरण करना चाहते? हिंदुस्तान का ईसाईकरण करना चाहते? इस्लामीकरण और ईसाईकरण करने वाली जितनी ताकतें थी उनको परास्त हिंदुस्तान के बेटों ने अपने छाती के बल पर, अपने भुजाओं के दम पर किया है। ये सपना देखने वालों को हम उनके सपने को पूरा करने देंगे क्या?
मैं आज आप सबसे मुझे यही निवेदन करने के आया हूं। इस बरसती हुई बरसात में आपके बैठे रहने से मेरा हौसला बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का हौसला बढ़ा है। इन सनातन विरोधी ताकतों को हटाने का हमारा संकल्प बार ताकत करवा है और उसके लिए हम परिवर्तन करेंगे। इस परिवर्तन की यात्रा को लेकर के आए जो भी भरोसे में एक सेकंड में साथ अपने आप को अर्पित करना चाहता है वो अपने दोनों हाथ उठाए, मुझे ऊपर उठाकर मुट्ठी बंद करके संकल्प करे और बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेहरबानी आदरणीय बिना कृषि महोदय